ठंड के मौसम में अगर शहर से बाहर काम मिल जाए तो बाप रे बाप सत्यानाश है। ऐसा ही किस्मत का सामना मुझे करना पड़ा। आज मैं लौट रहा हूँ मिताशपुर से। ये वैसे शहर से बहुत ही बाहर है। इसे पूरा एक गांव तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन एक छोटा मोटा टाउन के जैसा है, लेकिन बहुत ही दूर है शहर से। और आज रात को, इस ठंड से भरे रात को, मैं मिताशपुर से शहर की तरफ लौट रहा हूँ। इस रात के सन्नाटे में डर भी लग रहा है और थोड़ा रोमांच भी लग रहा है। रास्ते के दोनों साइड जंगल है और बीच में से मैं अपना बाइक लेकर आ रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, मुझे जल्द से जल्द शहर तक पहुंचना है, वरना घर में सब चिंता करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही मैं जा रहा था, पता नहीं और कितना दूर मुझे जाना है, क्योंकि अभी रात का टाइम है, पे इंटरनेट भी नहीं मिल रहा। सुबह ठीक ठाक से इंटरनेट आ तो रहा था, लेकिन जाते वक्त इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब उतना तो याद नहीं कि सही जा रहा हूँ या नहीं। अगर रास्ते में कोई मिल जाता है तो उससे पूछ लेता हूँ, लेकिन अभी जो वक्त है, पता भी नहीं रात में और कोई मिलेगा भी या नहीं। ऐसे ही चलते चलते अचानक मेरा बाइक रास्ते के एक साइड पे जाकर रुक गया। अरे, ये क्या हुआ? ओह गॉड, फिर से वही प्रॉब्लम। अब इस रात में मुझे कहीं पे तो मैकेनिक मिलने से रहा, तो अब मैं क्या करूं? बाइक का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा। अब सारी रात तो मैं यहाँ पे बैठ नहीं सकता ना। इस खुले मैदान में जैसे जगह पर मैं बैठ भी तो नहीं सकता ऐसे, लेकिन कब तक वेट करना होगा ये भी पता नहीं। वैसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे लिए वो एक अननोन प्लेस है, पता नहीं कहाँ कौन होगा। इससे डर की मात्रा थोड़ा ऊपर जाने लगा। बहुत बार ट्राई किया बाइक को स्टार्ट करने का, लेकिन नहीं हुआ। सोचा क्यों ना चलो थोड़ा आगे जाकर देखा जाए, अगर कहीं पे कोई हेल्प वगैरह मिले तो। बाइक को ऐसे घसीट कर मैं आगे ले जा रहा था। जाते जाते अचानक एक जगह पर मुझे कहीं पे हल्की सी एक रोशनी दिखाई दी। अरे, ऐसे सुनसान भरे जगह पे ये रोशनी वगैरह क्या है? जहां तक मुझे याद है कि इतना दूर आते वक्त मुझे एक भी घर नजर में नहीं पड़ा था, जैसे मैंने मिताशपुर के बॉर्डर को क्रॉस किया। तो ये रोशनी कैसा है? थोड़ी दूर जाकर देखा कि ये एक 3 मंजिलों वाला एक घर है। अरे बाप रे, ऐसे रास्ते के बीचों बीच इतना बड़ा घर, और घर वैसे लाइट से भी थोड़ा सजा हुआ था। तीनों फ्लोर में ही लाइट्स जल रहे थे, और सामने एक साइन बोर्ड था। क्या है? अपना लॉज। ओ, तो ये किसी तरीके का लॉज है। चलो, वैसे जान में जान आई। यहां से एटलीस्ट मैं एक फोन तो कर पाऊंगा, और हो सके अगर आज की रात में यहां पे बिता भी सकता हूं। कल जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही मैं उस लॉज के अंदर गया, लेकिन लॉज के अंदर ताज्जुब की बात कोई नहीं था। एक हल्की सी रोशनी अंदर रिसेप्शन में जल रही थी। अरे, सारे फ्लोर्स पे तो मैंने लाइट देखा था, लेकिन ये क्या हो रहा है? यहां पे तो कोई है भी नहीं। क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? अचानक एक आवाज ने मुझे पीछे से दस्तक दिया। कौन? कौन? मैं इस लॉज का केयरटेकर हूं। मेरा नाम सुनीति है। ओ ओ, ओके ओके। हाँ जी, एक्चुअली बात ऐसे कि मुझे पता है आपके गाड़ी का इशू है, राइट? आपके कार में दिक्कत है, इसलिए ही आप इस लॉज में आए हैं, और आज एक रात आप यहाँ पे रुकना भी चाहते हैं। हाँ, लेकिन मत सोचिए कि मुझे कैसे पता चला।
एक लॉज में कोई क्यों भी आता है, और ऐसे वीरान लॉज पे। मुझे इस औरत की बातें कुछ सही नहीं लगी। देखिए, मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुका है। फ़ोन यहाँ से कहीं नहीं जाता, यहाँ से फ़ोन सिर्फ उस दुनिया में ही जाता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? यहाँ का मैनेजर कहाँ है? जरा पीछे देखिए। एक जोर की आवाज, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन? मैं यहां खड़ा हूं। कौन है आप? इस लॉज का मैनेजर। क्या आप यहां पे स्टे करने के लिए आए हैं? हाँ, वो तो मैं, लेकिन हाँ, वो मेरी बेटी है, सुनीति। सुनीति, जाओ तुम साहब को अपना उनका रूम दिखा दो। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ सामान है। आपके सामान वगैरह ऊपर रखवा दिए गए हैं। अरे ऐसे कैसे? आपने कैसे रख दिया? मैं तो हर वक्त यहीं पर खड़ा था, मैंने तो आपको देखा नहीं जाते हुए। साहब, अभी रात का वक्त है, अंधेरे में कुछ ठीक से नहीं दिखता। आपको क्यों ना जाने आंखों का धोखा भी हो सकता है। मुझे यहाँ के लोगों का कुछ ये हालचाल ठीक नहीं लगे, लेकिन वैसे भी रात को बाहर ठहरने से अच्छा है कि एक रात कैसे भी इस लॉज में मैं बिता लूं। कल सुबह जल्द से जल्द मुझे यहां से निकलना होगा, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। क्या सोच रहे हैं साहब कि कब कल की सुबह हो और आप यहां से निकल पाए? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही, माइंड मत कीजिए। कौन जाने फिर कब सुबह होगी। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप चाहिए तीसरे मंजिल के एकदम आखिरी कमरे में चले जाइए, आपका वही रूम है। कि ये क्या बात हुआ? मुझे तो रूम सिलेक्ट भी करना था। जाइए साहब, जाइए, वो हमारा डिलक्स रूम है, वहीं पे आज की रात आप बिता लीजिए। कौन जाने कल की सुबह क्या होगा। क्या आप कुछ बोले? नहीं, जाइए। डिस्गस्टिंग। इस बाप बेटी ने मेरा मूड खराब कर दिया। ऐसे में ऊपर जा रहा था, मैंने अचानक देखा कि वो बाप और वो बेटी मेरी तरफ घूरे ही जा रही थी। अरे ये ये दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? पता नहीं क्या हुआ होगा। ऐसे मैं रूम के अंदर गया। रूम के अंदर जाते ही, वैसे ही रूम बड़ा ही है, शायद ऐसी जगहों पे इसी चीज़ों को ही शायद ये लोग डिलैक्स कहते हैं। चलो, क्यों ना थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए। ऐसे ही मैं वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम की तरफ आईना भी नहीं था वॉशरूम के अंदर। अरे अजीब बात है, वॉशरूम के अंदर कोई आईना क्यों नहीं है? सिर्फ वॉशरूम में नहीं, इस रूम पे भी कोई आईना नहीं है। क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मेरे हैंडबैग में एक छोटा सा आईना है, उसमें मैं एटलीस्ट आज रात का काम तो चला ही सकता हूँ। इसी तरह फ्रेश होकर मैं बिस्तर की तरफ सो गया। लेकिन मुझे भूख भी लगा था। सोचा क्यों ना अगर कुछ भी खाने को मिले तो इनको ऑर्डर दे दूं। ऐसे में निकलने ही वाला था कि अचानक मेरे डोर पे एक नॉक हुआ। कौन?
सुनीति, खोलिए साहब, दरवाजा खोलिए। हाँ, असल में मैं। भूख लगी है ना आपको? आपका खाना तैयार है, खा लीजिए साहब, खा लीजिए। हाँ, आपका खाना तैयार है, मैं भी लेकर आया हूं। अरे अरे, इतना सब खाना किस लिए? मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा। खा लीजिए, आज आप हमारे स्पेशल मेहमान हैं। आप ही तो है बस आज इस लॉज में। सिर्फ मैं हूं? लेकिन मैंने तो बाहर से देखा था कि तीनों फ्लोर्स में लाइट जल रहे हैं रूम्स के, तो कोई और भी तो होना चाहिए। आए तो बहुत लोग ही थे, लेकिन यहां से देखिए, मुझे आपका मजाक अच्छा नहीं लग रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, खा लीजिए। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। मेरे कहते ही वो दोनों चले गए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उफ, बाप रे बाप, बस ये रात आज गुजर जाए। मैंने देखा कि मेरे बाइक के कीज मेरे पैंट के पॉकेट में ही है। चलो पहले खाना वाना खा लिया जाए। लेकिन खाने के डिश में जो लगा हुआ था, उस ढक्कन को खोलते जो मैंने देखा, उसके लिए मैं तैयार नहीं था। हर डिश के ऊपर, हर प्लेट्स के ऊपर इंसानों के कटे हुए सर, इंसानों की हड्डियां, किसी के दिल का टुकड़ा, और गिलास में पानी की जगह खून। ये क्या है? ये सब क्या है? ये क्या मजाक है? मैं दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खोलो, खोलो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, खोलो, मुझे जाने दो। ऐसे में जोर से चीख रहा था, तभी अचानक पीछे मैंने किसी को देखा। बहुत मुश्किल से आज तुझे पकड़ा। तुझे क्या लगता है हम तुझे जाने देंगे? इसे छोड़ना मत बेटी। आज इसे हम इतना तड़पा के मारेंगे कि हर कोई हमारे साथ हुए गए अन्याय के बारे में सोचकर ही कांप उठेगा। मैंने पीछे मुड़ते ही देखा कि वो बाप और वो बेटी खड़ी हुई है, लेकिन अब वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उनकी आंखें नहीं थी, उनका पूरा चेहरा सफेद हो चुका था, और उनके दोनों के पैर उल्टे तरफ थे, और उनके सफेद बाल हवा में तैर रहे थे। मेरे मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं आए। मुझे छोड़ दो, मेरा क्या कसूर है? मैं ऐसे चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से है, पर जाते अपनी मर्जी से नहीं। अब तुझे कौन बचाएगा? उन सबको मैंने और मेरी बेटी ने मार डाला, जिन्होंने इस लॉज में आने की जुर्रत भी की। और हमारे साथ जो हुआ था, हर इंसान उसके लिए जिम्मेदार है, तू भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं 2 पिशाचों के हाथ में पड़ चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे में ईश्वर को प्रे कर रहा था, तभी अचानक मेरे हाथ पॉकेट में से
वो छोटा सा आईना नीचे गिर गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस आईना को देखते ही वो दोनों सहम गए और पीछे की तरफ दौड़ने लगे। नहीं नहीं, उसे बंद कर, उसे बंद कर। आईना? ये उस आईने से डर क्यों रहे हैं? मैं झटक से उस आईने को पकड़ लिया और उनकी तरफ कर दिया। वो लोग उसे नहीं ले पा रहे थे, आईने में उनका रिफ्लेक्शन भी नहीं था। अब मुझे समझ में आ गया, इसी वजह से इस रूम में एक भी आईना नहीं है। सिर्फ इसी वजह से नहीं, नीचे रिसेप्शन में भी मैंने कोई आईना नहीं देखा। यानी मिरर सीन का वीकनेस है। मैं उस मिरर को उनकी तरफ ताकता रहा, मैंने उस मिरर को उनकी तरफ से हटाया भी नहीं और जल्दी से जल्दी मैंने अपने सामान वगैरह सब कुछ छोड़ दिया और खिड़की का कांच तोड़कर मैं नीचे निकल गया। मैं अपने छाती के बल गिरा, लेकिन तब मैंने देखा कि वो पिता और उसके बेटी की प्रेतात्मा मेरे तरफ दौड़े आ रहे थे। मैंने फिर से उस आईने को उनकी तरफ निशाना किया, फिर से वो लोग वहीं पर रुक गए। लेकिन मुझे पता है कि इस आईने से मैं ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। सामने ही मुझे मेरा बाइक नजर आया। मैं एक झटके में बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश किया और फॉर्चुनेटली मेरा बाइक स्टार्ट भी हो गया। ऐसे में जोर से ही वहां से निकल गया। जितना स्पीड हो बाइक का, मैं उतने स्पीड में चला रहा था। किधर जा रहा हूं मुझे कुछ नहीं पता। दोनों तरफ सिर्फ जंगल थे और सामने जो रास्ता था उसका कोई अंत नहीं था। मैं बस चल रहा था, मैं बस चल रहा था। अचानक एक पत्थर से टकराकर मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो गया और मैं झटक से नीचे गिर गया और एक पत्थर से मेरा सर भी टकरा गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरा आंख खुला तब सूरज की हल्की रोशनी मेरे चेहरे की तरफ आया। मैं कहाँ हूं? आसपास देखा तो 2-3 लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हुए थे। शायद ये लोग लक्कड़हारे हैं। अरे ओस बाबू, ये आप इस बीच सड़क पे क्या कर रहे हैं? भैया थोड़ा पानी। उन लोगों में से एक जन ने मुझे पानी पिलाया। मैंने देखा कि मेरा बाइक भी रास्ते के एक किनारे पर पड़ा हुआ है। सर पे मेरा चोट लगा था, खून भी बह रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने आपको देख लिया। आपके सर के थोड़े से साइड में ही चोट लगा है। मैं कुछ बोलने के स्टेट में था भी नहीं। अच्छा एक बात बोलिए तो, आप इस बीच सड़क पे कर क्या रहे हैं? क्या हुआ आपके साथ? भैया अगर मैं आपको बोलूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पता है। विश्वास? कहीं आप उस मनहूस लॉज में तो नहीं गए थे? क्या मनहूस लॉज? मतलब मैं खुद समझा नहीं। अरे बाबू, आप शहरी बाबू लोग ये सब नहीं जानते। जिस लॉज पे आप कल गए थे, अगर ये सच है तो जान लीजिए वो लॉज एक मनहूस लॉज है। आज से लगभग 25 साल पहले की बात है। उस लॉज का नाम था अपना लॉज। वहां का जो मालिक और मैनेजर था, मैनेजर साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी एक बेटी थी सुनीति। वो बाप बेटी मिलकर ही उस लॉज की देखभाल करते थे। लेकिन अचानक आप ही के जैसे कुछ शहरी लड़के इस गांव पे आए और उस लॉज में ही वो ठहरे थे। लेकिन रात के वक्त नशे में सुनीति के साथ उस लड़कों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसके पापा जब बाधा देने आए तो उसके पापा को भी मार डाला और धीरे धीरे सुनीति का भी उन्होंने गला घोटकर उसे मार डाला। सब उन्होंने नशे में किया। लेकिन देखते ही देखते
उन बाप और बेटियों के शरीर को जिंदा ही दफन कर दिया था। तब से सुनीति और उसके पिता हर रागुजरों से बदला लेते हैं। जो कोई भी उस लॉज के करीब जाता है वो लोग उन्हें मार डालते हैं। आप ही पहले हैं जो उनके हाथ से जिंदा बचकर लौटे हैं। मैंने देखा कि मेरे हाथ में अभी भी वो शीशा पड़ा हुआ है। हाँ, उसका कांच टूट चुका है। मुझे पता चल गया कि इसी वजह से उन्होंने शीशा नहीं लगवाया था। कितनी बुरी बात है, अकेली लड़कियों का आज भी इतना घिनौनी तरीके से उनके साथ जबरदस्ती किया जाता है। किसी भी तरीके से उन लक्कड़हारों की हेल्प लेकर मैं अपने बाइक को खड़ा किया और शहर की तरफ बढ़ गया। जाते जाते सिर्फ इतना ही प्रे किया कि उस पिता और उसकी बेटी को, उन दोनों के आत्मा को शांति मिले।